हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम जून 2012 टू दिसंबर 2019। तो क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सीएसआई नेट एंड बार्क एग्जाम। तो प्लीज आप नोटबुक लेके बैठिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज लगे उसको नोट डाउन करिएगा, ताकि आपके एंड में वो जब भी रिवाइज करो वो यूजफुल रहे। बिकॉज अभी आपको लगेगा कि ये सारा समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़े देर बाद या थोड़े दिनों बाद जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। इस टाइप का टॉपिक है। तो इसलिए आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे, जो मैं यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाने वाली हूँ, तो उन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें और उसके बाद रिवाइज करें, तब जाके आपको समझ में आएगा और खुद से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आप जब भी क्वेश्चन आपके सामने एक्सपोज हो, क्वेश्चन आपके सामने आए, आप क्या करो, उसको पहले पॉज करके वीडियो को आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद उसका आंसर या सॉल्यूशन देखो। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो या नहीं, या फिर समझ में आया है या नहीं। ओके। तो रिकॉम्बिनेशन मीन्स रिकॉम्बिनेशन, वापस से कॉम्बिनेशन किसी अलग अलग स्ट्रैंड में, लाइक यहाँ पे डीएनए में रिकॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जीन में रिकॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो कोई एक डीएनए स्ट्रैंड दूसरे डीएनए स्ट्रैंड में दोनों में कट लगेगा और वापस से उसका सेगमेंट इसमें जाएगा, इसका सेगमेंट इसमें जाएगा और वापस से उसकी रीजॉइनिंग हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। ओके। पहले कट लगेगा, फिर वहां पे क्रॉस ओवर होगा, फिर एक दूसरे में उसमें थोड़ा सा सेगमेंट ट्रांसफर होगा। तो रिकॉम्बिनेशन काफी सारे टाइप के हो सकते हैं, लाइक होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, और जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, जंपिंग जीन्स या फिर जिसको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, उनके अंदर रिप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन भी होता है। ओके। तो ये सारे टाइप्स है रिकॉम्बिनेशन के, यहाँ पे देख सकते हैं। और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, और ये सारे एक दूसरे से किस तरह से डिफर करते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के अंदर ये कब होता है? जब या तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में पेकाइटिन स्टेज में जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, तब क्या होता है, इस तरह का रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। या फिर हमें पता है जब डीएनए रिपेयर सिस्टम वर्क करता है, तब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जब ब्रेक लग जाता है डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड, तब क्या होता है, इस तरह का होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग देखने को मिलता है। तो होमोलोगस मीन्स नाम से पता चल रहा है, इसमें जो सीक्वेंस एक दूसरे के पैरेलल अलाइनमेंट होगा सीक्वेंस का, वो क्या होगा, सिमिलर सीक्वेंस होगी। लाइक यहाँ पे जो जीन, यहाँ पे जो एलील प्रेजेंट है, वही इसके सामने एलील प्रेजेंट होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो हम लोग देखते हैं पेकाइटिन स्टेज के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर होता है, तो एक होमोलोगस स्ट्रैंड दूसरे होमोलोगस स्ट्रैंड के साथ में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसी तरह नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में जब जो सीक्वेंस का अलाइनमेंट होगा, वहां पे जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस होमोलोगस हो। ओके। कोई डिफरेंट सीक्वेंस भी यहाँ पे आ सकती हैं। तो इस तरह के होमोलोगस को, इस तरह के रिकॉम्बिनेशन को बोलते हैं नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद होता है साइट स्पेसिफिक, जिसमें एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसके अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें प्रोटीन्स वगैरह के नाम तो आपको बिल्कुल इजीली याद भी हो जाएंगे, आप याद भी कर लोगे, इनको रट भी लोगे और ये समझ में भी आ जाएगा इसका प्रोसीजर। लेकिन मेन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कहाँ से पूछे जाते हैं? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का यूज क्या होता है, किस तरह से हम हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का या फिर साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, या फिर नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग जो होता है उसका यूज क्या क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके। तो इसमें जो ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, उससे रिलेटेड सीएसआई नेट में बी पार्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्रोटीन्स के नाम आपको पता होना चाहिए। ये रिपेयर सिस्टम वाला पार्ट है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लगा यहाँ पे। तो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में ये सारी प्रोटीन्स वर्क करेगी, और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में ये सारी प्रोटीन वर्क करेगी। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। ओके। यहाँ पे देख सकते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अलग अलग मॉडल दिए हुए थे। इसमें एक सिंगल स्टैंडर्ड कट मॉडल है, जिसको होमोलोगस हॉलीडे मॉडल भी बोला जाता है। ओके। तो इसमें कोई हॉलीडे जंक्शन फॉर्म होगा, इसके अलावा भी काफी सारे 3 टाइप के इसमें मॉडल है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें सिंगल स्टैंडर्ड कट मीन्स यहाँ पे जो होमोलोगस सीक्वेंस है, ये वाली और ये वाली, इसमें दोनों में क्या होगा, कट लगेगा।
क्योंकि इसमें जो पेरेंट स्ट्रैंड थी उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कट लग रहा है, और डॉटर स्ट्रैंड में भी ओनली सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कट लग रहा है। इस वजह से इसका क्या बोला जाता है, सिंगल स्ट्रैंड कट मॉडल। ओके, तो ये कोई होमोलोगस डुप्लेक्स है। फिर इसमें क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंड कट लगा, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक कौन लगाएंगे, कोई एंडोन्यूक्लियस, बिकॉज इसके बीच में कोई कट लग रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे कोई ना कोई एंडोन्यूक्लियस वर्क करेगा। सो एंडोन्यूक्लियस ने जैसे ही यहाँ पे कट किया, फिर इसमें इसको ब्रांच माइग्रेशन के लिए या फिर जैसे क्रॉसिंग ओवर करने के लिए कुछ रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसमें एक ओवरहैंग होना जरूरी है, एक ओवरहैंग होना कंपल्सरी होता है। तो उसके लिए क्या होता है, इसमें थोड़ी सी ट्रिमिंग की जाती है। तो ये वाली ट्रिमिंग होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में अच्छे से विजिबल नहीं होती है, लेकिन नॉन होमोलोगस एंड जोइनियम में अच्छे से विजिबल होती है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिमिंग होगी 3' एंड पे, और फिर एक प्रोटीन आएगी जिसको बोलते हैं रेक ए प्रोटीन। ओके, तो रेक ए प्रोटीन क्या करती है, स्ट्रैंड इन्वेजन या फिर लाइगेशन का काम करती है। ओके, सो स्टैंड का इन्वेजन होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रेक ए प्रोटीन ने क्या किया, स्टैंड इन्वेट की स्टैंड। उसके बाद क्या होगा, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी इसको क्या बोलते हैं, होलीडे जंक्शन। ओके, इस टाइप की एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको बोला जाता है होलीडे जंक्शन। उसके बाद क्या होगा, ब्रांच माइग्रेशन होगा। ब्रांच माइग्रेशन मीन्स ये यहाँ पे थोड़ी सी ब्रांच एक्सटेंड होके सिंथेसाइज होगी। तो उसके लिए जो वर्क करती है प्रोटीन वो होती है रव ए बी। ओके, एंड देन उसके बाद होगा रिजोल्यूशन, मीन्स ये जो स्ट्रैंड इस तरह से क्रॉस हो रही है उसको सेपरेट करने का काम होगा। ओके, तो सेपरेट किस तरह से होगी ये, यहाँ पे रिजोल्यूशन के लिए एक प्रोटीन वर्क करती है जिसको बोलते हैं रव सी। ओके, तो अब इसमें सेपरेशन के लिए 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो यहाँ पे अगर कट लगेगा, और ये यहाँ पे कट लग सकता है। ओके, तो ये वाली पेरेंट स्ट्रैंड है, अगर जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसको तो क्या बोलते हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड। उसके बाद जो जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस वाली स्ट्रैंड को बोलते हैं क्रॉस ओवर स्ट्रैंड। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे क्रॉस ओवर स्ट्रैंड में कट लगे, या फिर यहाँ से पेरेंटल स्ट्रैंड की साइड से वर्टिकल कट लगे। ओके, तो वर्टिकल कट भी लग सकता है और हॉरिजॉन्टल कट भी लग सकता है। तो अगर यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, इफ क्लीवेज इन पेरेंटल स्ट्रैंड, अगर वर्टिकल कट लग रहा है या पेरेंटल स्ट्रैंड में, तो फिर क्या होगा, इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। ओके, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, स्प्लाइस टाइप की रिकॉम्बिनेशन। ओके, स्प्लाइस, यहाँ पे कोई ना कोई एक स्प्लाइस दूसरी स्प्लाइस से ऐड हो गई तो इसको बोलेंगे स्प्लाइस। और इसके अलावा अगर यहाँ पे कट लगा इसका हॉरिजॉन्टली, तो फिर क्या होगा, एक ये वाला पार्ट थोड़ा सा आ रहा है, उसके बाद व्हाइट वाला पार्ट आ रहा है, फिर वापस से इस टाइप का पार्ट आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, बीच में कोई ना कोई पेच आ रहा है। ओके, तो इसको बोलेंगे पेच टाइप का रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेंट फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ना कोई रिप्लिकेशन हो रहा है, सिर्फ यहाँ ब्रांच माइग्रेट हुई, रिकॉम्बिनेशन हुआ, सॉरी यहाँ रिप्लिकेशन नहीं हो रहा है, ब्रांच का माइग्रेशन हुआ, फिर यहाँ पे कट लग गया। तो ये वाला जो मॉडल है इस वजह से एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसमें नो रिकॉम्बिनेंट, ओनली हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्म होता है। ओके, इस तरह का हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जीन कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन कोई भी रिकॉम्बिनेंट फॉर्म नहीं होगा। इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, डबल स्टैंडर्ड कट मॉडल। ओके, सो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल में क्या होगा, यहाँ पे ये जो स्टैंड है पेरेंटल स्टैंड और डॉटर स्टैंड, इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोई, यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, सिस्टर, ये होमोलोगस स्टैंड है। ओके, उसके बाद इसमें जो कट लगेगा वो दोनों स्टैंड के अंदर लग रहा है, डबल स्टैंडर्ड कट लग रहा है। ओके, तो डबल स्टैंडर्ड कट कहाँ से लगेगा, एंडोन्यूक्लियस, कोई ना कोई एंडोन्यूक्लियस वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें स्पॉन्टेनियसली कट लगता है, और यूकैरियोट्स के अंदर एक प्रोटीन वर्क करती है जिसको बोलते हैं SPO11। ओके, SPO11 प्रोटीन होती है जो मियोसिस के टाइम पे, जो यहाँ पे क्या करती है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करती है। उसके बाद प्रोसेसिंग होगी 5' एंड की बाय एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, बिकॉज ये कट हो चुका है तो यहाँ पे ये एंड इसका एक्सपोज हो चुका है। तो एंड पे अगर कोई कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस। सो एक्सोन्यूक्लियसेस यहाँ पे प्रोसेसिंग कौन करवाएगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोटीन वर्क करेगी उसको बोलते हैं रेक बीसीडी, और यूकैरियोट के अंदर जो प्रोटीन वर्क करेगी उसको बोलते हैं रेड 50 या फिर MRX। ओके, तो इन सारी प्रोटीन्स का यहाँ पे वर्क है। इसके बाद ये स्टेप वाइज आपको सारी स्टेप्स याद होनी चाहिए कि इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है। ओके, बाकी इसमें कोई भी ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हम लोग देखेंगे यूज़ क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है। ओके,
तो नेक्स्ट क्या होगा, प्रोसेसिंग हो गई इस तरह से यहाँ पे, फिर ये ओवरहैंग फॉर्म हो गया 3' एंड पे। फिर क्या होगा, और ये जो ट्रिमिंग जो हो रही है, इसकी प्रोसेसिंग जो हो रही है वो कहाँ तक होगी, एक स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होती है। अगर ये रिपेयर पाथवे में वर्क करा तो एक स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होगी जिसको क्या बोला जाता है, काई साइट। ओके, इसकी सीक्वेंस जो होती है GCTGG TGG, इस टाइप की कोई सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं काई साइट, और वहां तक क्या होगा, इसकी ट्रिमिंग होगी। उसके बाद होगा स्ट्रैंड इन्वेजन। स्ट्रैंड इन्वेजन के लिए वही प्रोटीन रेक ए प्रोकैरियोट्स के अंदर और रेड 51 यहाँ पे यूकैरियोट के अंदर वर्क करेगी। तो स्ट्रैंड का इन्वेजन हुआ इस तरह से। तो स्ट्रैंड इन्वेजन के टाइम जब ये इस तरह से इन्वेड कर रही होती है, तब ये नीचे वाली स्ट्रैंड क्या करेगी, इस तरह से यहाँ पे लूप फॉर्म करेगी। तो इस वाले लूप को क्या बोलते हैं, डी लूप। ओके, तो डी लूप का फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रैंड इन्वेजन हुआ। देन उसके बाद क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, स्ट्रैंड का सिंथेसिस होने लग जाएगा यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे और सिंथेसिस के लिए कौन सी प्रोटीन वर्क करेगी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इन प्रोकैरियोट्स एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन इन यूकैरियोट्स। तो इस तरह से डीएनए का सिंथेसिस होगा। उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ब्रांच का माइग्रेशन या फिर डीएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, वो इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, फिर जो ब्रांच का माइग्रेशन होगा वो कौन सी प्रोटीन करवाएगी, रव ए बी, और यूकैरियोट के अंदर ये वाली प्रोटीन अननोन है, अभी इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। ओके, उसके बाद इस तरह से ये इस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक था, डबल स्टैंडर्ड इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होंगे, टू हॉलीडे जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, टू इस तरह की एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। उसके बाद क्या होगा, रिजोल्यूशन, इन दोनों स्ट्रैंड को रिजोल्व करना है। तो यहाँ पे टू टाइप से कट लगना पड़ेगा, यहाँ पे या तो वर्टिकल कट लग सकता है दोनों पे, या फिर हॉरिजॉन्टल कट लग सकता है दोनों पे, या फिर यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कट साथ में लग सकते हैं। तो इसमें 3 केसेस फॉर्म होंगे, 3 केसेस बनेंगे। ओके, तो रिजोल्यूशन का काम करती है रव सी इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर रेड 51C एंड XRCC3। तो ये प्रोटीन्स के तो नाम याद रखने हैं। और ब्रांच माइग्रेशन, स्ट्रैंड इन्वेजन और रिजोल्यूशन, ये तीनों टाइप के जो प्रोटीन है ये इंपॉर्टेंट है, इनके तीनों के नाम याद रखने हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर केस फर्स्ट में हम लोग देखें तो बोथ कट आर इन क्रॉस ओवर स्टैंड। अगर दोनों ही कट यहाँ पे क्रॉस ओवर स्टैंड पर लग रहे हैं, ये वाला एरो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कट लगेगा तो इस तरह की कंडीशन फॉर्म होगी। तो ये क्या होगा, हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्म होगा, पैचेज टाइप का रिकॉम्बिनेशन होगा, कोई भी यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फॉर्म नहीं होगा। तो इस टाइप का कंडीशन बनेगी। उसके बाद केस सेकंड में हम लोग देख सकते हैं बोथ कट आर इन पेरेंटल स्टैंड। अगर पेरेंटल स्टैंड के अंदर दोनों कट लग रहे हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें भी पैचेज आएंगे अलग अलग डीएनए के। तो इसमें भी कोई ना कोई भी इसमें हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्म होगा, कोई भी रिकॉम्बिनेंट फॉर्म नहीं होगा। देन केस थर्ड में क्या होगा, अगर यहाँ पे ओब्लिक कट लग रहे हैं इस टाइप से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही कट लगते हैं, तो फिर क्या होगा, इस तरह की रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है। ओके, इफ कट एट ओब्लिक पोजिशन, वन इन पेरेंटल स्टैंड एंड अनदर इज क्रॉसिंग ओवर स्टैंड। ओके, तो ये होता है डबल स्टैंडर्ड सॉरी डबल स्टैंडर्ड मॉडल रिकॉम्बिनेशन का। अब देखते हैं इसमें एक और टाइप का जो रिकॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन या फिर कंजर्वेटिव साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर जो डीएनए है उसके अंदर पर्टिकुलर एक साइट प्रेजेंट रहेगी, उसके अंदर या उसकी जो साइट की ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में हो सकती है इस तरह से, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 3 टाइप की कंडीशन बनती है, या तो उसमें इंसर्शन होगा पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, या फिर उसमें डिलीशन होगा, या फिर वहां पे इन्वर्जन होगा। ओके, तो ये किस तरह से होता है अभी देखते हैं। ये कोई पर्टिकुलर जीन है, क्रोमोसोम है, अगर सेम क्रोमोसोम के अंदर सेम ओरिएंटेशन में कोई साइट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के सॉरी सेम क्रोमोसोम और 2 डिफरेंट क्रोमोसोम के अंदर सेम ओरिएंटेशन में अगर कोई साइट प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इंसर्शन होगा। और सेम क्रोमोसोम के अंदर सेम ओरिएंटेशन में कोई साइट प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे डिलीशन होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 डिफरेंट क्रोमोसोम जिसके अंदर सॉरी 2 डिफरेंट क्रोमोसोम जिसके अंदर सेम डायरेक्शन में अगर कोई ओरिएंटेशन में कोई साइट प्रेजेंट है तो फिर वहां पे क्या होगा, इंसर्शन। इस तरह से
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली ओरिएंटेशन है, इसकी भी ये वाली ओरिएंटेशन है और डिफरेंट क्रोमोसोम है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इनका अलाइनमेंट होगा साथ में, और फिर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गए, ये वाला जो क्रोमोसोम था ये भी यहाँ पे इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंसर्शन हुआ, कोई ना कोई सेगमेंट अनदर क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट हो गया। उसके बाद डिलीशन, डिलीशन कैसे होगा, सेम क्रोमोसोम के अंदर सेम साइट प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये वाली सीक्वेंस इसके साथ में अलाइन होगी साथ में, फिर वापस से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो ये वाली साइड यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगी, और इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्जन कैसे होगा, अगर ये वाली सीक्वेंस इन्वर्टेड फॉर्म में, या तो इस साइड से है या इस साइड से इन्वर्टेड होगी, तो यहाँ पे जो ए और बी जो सीक्वेंस जीन्स दे रखे हैं ये क्या हो गए, इन्वर्टेड हो गए, उल्टे हो जाएंगे। ओके, तो इस टाइप की कंडीशन बनती है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में, और इनका काफी ज्यादा यूज होता है नॉकआउट नॉक इन के अंदर, अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें पर्टिकुलर टू चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है रिकॉम्बिनेज और एक होती है पर्टिकुलर साइट। साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे रिकॉम्बिनेज एंजाइम, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम के काफी सारे टाइप्स हो सकते हैं एक होता है सेरीन रिकॉम्बिनेज और एक होता है टायरोसिन रिकॉम्बिनेज। ओके, सेरीन रिकॉम्बिनेज क्या करेगा, यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे अटैक करेगा, और टायरोसिन रिकॉम्बिनेज में टायरोसिन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या करेगा, 3 प्राइम पे अटैक करेगा। तो ये भी चीज याद रखने वाली है, क्योंकि सेरीन रिकॉम्बिनेज में 5 प्राइम एंड पे अटैक हो रहा है, और टायरोसिन में क्या हो रहा है, 3 प्राइम एंड पे। ओके, तो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, अगर साल्मोनेला और ट्रांसपोजोन्स T3 इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं साइट और कुछ जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये किसके टाइप है, सेरीन रिकॉम्बिनेज के। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉम्बिनेज जो होता है, जिससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्री-लॉक्स रिकॉम्बिनेज। ओके, क्री-लॉक्स सिस्टम से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं सीएसआई नेट के अंदर। तो क्री क्या है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेज है, और लॉक्स क्या है, एक पर्टिकुलर साइट है। ओके, उसके बाद लेमडा इंटीग्रेज, जिसमें एक ATTP साइट होती है, अटैचमेंट फाज साइट और अटैचमेंट बैक्टीरियल साइट। तो बैक्टीरिया और फाज के अंदर कोई रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, पर्टिकुलर सीक्वेंस सेम है फाज और बैक्टीरिया के अंदर, तो यहाँ पे लेमडा इंटीग्रेज वर्क करेगा, और साइट कौन सी होगी, अटैचमेंट P और अटैचमेंट बैक्टीरियल साइट। उसके बाद ई कोलाई के अंदर ZC और ZD नाम का रिकॉम्बिनेज होता है, और यीस्ट के अंदर होता है FLP रिकॉम्बिनेज। ओके, तो अगर हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर जीन का फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, तो उस जीन को क्या करना पड़ेगा, वहां से डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसका फंक्शन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कि हमें जैसे पता है कि जो जीन है P53 वो क्या करता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, कैंसर को रोकता है, अपोप्टोसिस करवाता है। ओके, तो अगर हम लोग P53 जीन को डिलीट कर दें तो फिर क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। तो उसका फंक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है, तो फिर क्या करेंगे, उसको पर्टिकुलर जगह से उसको डिलीट करेंगे, हर सेल में से डिलीट करेंगे या फिर पर्टिकुलर टिश्यू से उसको डिलीट करके देखेंगे। तो उसके लिए इन सारे जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है, इनका यूज किया जाता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई जीन डिलीट हो, ओके, तो फिर क्या करेंगे, उसमें एक कंस्ट्रक्ट फॉर्म करेंगे, जिसमें 5 प्राइम होमोलॉजी सीक्वेंस होगी, 3 प्राइम होमोलॉजी सीक्वेंस होगी, और हमारा जो डिजायर्ड जीन होगा उसकी होमोलोगस सीक्वेंस उसके बीच में होगी। ओके, इस तरह का हम लोग कंस्ट्रक्ट डिजाइन करेंगे जीन का। उसके बाद उसको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से ट्रांसफर कर देंगे, और फिर वहां पे देखेंगे उस जीन को डिलीट करके। तो डिलीट किस तरह से होगा, वहां पे कुछ हमें कैसे पता चलेगा कि वो जीन डिलीट हुआ है या नहीं, उसके लिए कुछ मार्कर जीन्स होते हैं, लाइक एक होता है P53 जीन। ओके, सॉरी, एक मार्कर जीन होता है G418। ओके, अभी हम लोग देखेंगे उसका फंक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यूज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या है, या तो जीन को नॉकआउट करने के लिए या फिर जीन को नॉक इन करने के लिए। नॉकआउट मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शनल जीन्स टू नॉन फंक्शनल कॉपी। ओके, किसी जीन को नॉकआउट करना है तो वहां पे नॉन फंक्शनल जीन की कॉपी रिप्लेस कर देंगे, या फिर नॉक इन करना है मीन्स नॉन फंक्शनल जीन को रिप्लेस करेंगे फंक्शनल कॉपी से। तो फिर क्या करेंगे, चेंजेस मस्ट बी एट डिजायर्ड लोकस, एक पर्टिकुलर डिजायर्ड लोकस पे ही चेंजेस होने चाहिए। तो मार्कर जीन यहाँ पे जो यूज करेंगे वो होगा जीन
G418। ओके, ये क्या होता है, केनामाइसिन और नियोमाइसिन के रेजिस्टेंट होता है। तो हम लोग उसको पेट्री डिस्क के अंदर डाल के देख लेंगे पर्टिकुलर सेल को या फिर टिश्यू को कि उसमें वो उसके केनामाइसिन के रेजिस्टेंस शो कर रहा है या नहीं। अगर वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है तो इट मीन्स हमें क्या पता चलेगा कि जीन वहां पे इंसर्ट नहीं हुआ, हमारा जो पर्टिकुलर जीन जो था वहां पे इंसर्ट नहीं हुआ। अगर वो रेजिस्टेंस शो करेगा तो हमें लगेगा कि हाँ, जीन का जो रिकॉम्बिनेंट था वो फॉर्म हो चुका है। ओके, तो इसमें क्या होगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, हमें जाइगोटिक कंडीशन के अंदर ही वो उस जीन को इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जाइगोटिक कंडीशन के अंदर नहीं किया तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है हर एक सेल के अंदर हम लोग उसको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करवाएं। तो जाइगोटिक सेल के अंदर उसको पर्टिकुलर एक सेल के अंदर करवा देंगे तो वो सारी जितनी भी सेल फॉर्म होगी वहां पे क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर जीन होगा वो नॉकआउट कंडीशन में रहेगा। लेकिन साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन का एक यूज है कि उसको टिश्यू स्पेसिफिक बना सकते हैं। लाइक जाइगोटिक जीन के अंदर हम लोग हमारा जो प्रोमोटर है एक इंड्यूसिबल प्रोमोटर डाल देंगे और वहां पे कुछ ना कुछ साइट डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जाइगोटिक कंडीशन में ये सब करेंगे और उसके बाद जब वो एडल्ट फॉर्म होगा तब हमें अगर किसी जीन के फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, लाइक लीवर के अंदर कोई कैंसर हो रहा है तो P53 जीन का अगर लीवर के अंदर हमें करना है तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक लीवर के अंदर ही उस इंड्यूसिबल प्रोमोटर को एक्सप्रेस करवाएंगे। इंड्यूसिबल प्रोमोटर मीन्स हम जब चाहे उसको एक्सप्रेस करवा सकते हैं, जिस टिश्यू के अंदर एक्सप्रेस करवाना चाहिए तब उसको एक्सप्रेस करवा सकते हैं। ओके, तो फिर क्या होगा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे, और हाँ, अगर हमने होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से वो हो रहा है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से अगर उसका इंसर्शन हुआ है तो फिर क्या होगा, G418 के रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर बाय चांस वो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग से कहीं और जगह इंसर्ट हो गया पर्टिकुलर हमारा कंस्ट्रक्ट, तो उसका कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस तो फिर भी शो करेगा लेकिन हमारा पर्टिकुलर जीन वहां पे साइलेंट नहीं हुआ, नॉकआउट नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमारी जो 3' होमोलॉगी सीक्वेंस है उसके बाहर की साइड में एक और मार्कर जीन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं थाइमिडीन काइनेज। ओके, तो थाइमिडीन काइनेज जो जीन होता है उसको नेगेटिव सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि थाइमिडीन काइनेज क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है गेन साइक्लोवीर पे। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर गेन साइक्लोवीर एक्सप्रेस होगा तो फिर सेल सर्वाइव नहीं करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। और केनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर G418 डाल दिया वहां पे तो केनामाइसिन के वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए कौन सा जीन कौन सा मार्कर जीन यूज कर रहे हैं और नेगेटिव सिलेक्शन के लिए कौन सा मार्कर जीन यूज कर रहे हैं। देन अगर होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग से वहां पे अगर इंसर्ट हुआ तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 3 केसेस देख सकते हैं, अलग अलग केस देख सकते हैं। इफ बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं, ओके, दोनों ही प्रेजेंट है, इट मीन्स अगर जीन 418 भी प्रेजेंट है और थाइमिडीन काइनेज भी प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ है वहां पे तो ये वाला जो जीन था, जीन 418, वो कहाँ जाएगा, हमारा होमोलोगस उस पर्टिकुलर साइट पे जाएगा और उसी कंस्ट्रक्ट में जाएगा। तो फिर थाइमिडीन काइनेज तो क्या था, होमोलॉजी से बाहर था, तो वो तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, तो सेल सर्वाइव करेगी वहां पे अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो। ओके, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुआ है तो ये वाला जीन प्रेजेंट रहेगा और ये वाला जीन एब्सेंट रहेगा और सेल सर्वाइव करेगी। लेकिन अगर नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग से अगर हो गया वहां पे तो फिर क्या होगा, G418 भी प्रेजेंट है और थाइमिडीन काइनेज भी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से तो वो सेल सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन थाइमिडीन काइनेज की वजह से सेल सर्वाइव नहीं करेगी। तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग से रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चंस के अंदर समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो उसके बाद होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर रिकॉम्बिनेंट हुआ ही नहीं, वहां जीन जाके इंसर्ट हुआ ही नहीं किसी भी तरह से, या होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो या फिर वो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग हो, दोनों ही तरह से अगर रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुआ ही नहीं, वहां जीन जाके इंसर्ट हुआ ही नहीं हमारा कंस्ट्रक्ट, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ना तो G418 जीन प्रेजेंट होगा ना ही थाइमिडीन काइनेज प्रेजेंट होगा। तो दोनों ही एब्सेंट रहेंगे तो फिर क्या होगा, सेल सर्वाइव नहीं करेगी। थाइमिडीन काइनेज तो वहां एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी एब्सेंस में क्या होगा,
वहां पे केनामाइसिन के अंदर हमारा जो सेल वो कंस्ट्रक्ट था वो सेल सरवाइव नहीं कर पाएगी। ओके, क्योंकि इसको हम लोग कहाँ देख रहे हैं, केनामाइसिन वाले मीडियम के अंदर, और इसको हम लोग कहाँ देख रहे हैं, अगेन साइक्लोवीर वाले मीडियम के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का ये यहाँ पे बातें हो रही है। ओके, सो इस तरह से ये क्या होते हैं, लॉक साइट है दोनों, इन्वर्ट, ये एक डायरेक्ट साइट है, डायरेक्ट रिपीट्स है, और ये हमारा टारगेट जीन है। ओके, तो अगर हमें क्या किया, इस वाले जो ये माउस था उसके अंदर क्या किया, ये टिश्यू स्पेसिफिक इस टाइप का कंस्ट्रक्ट यहाँ पे डाल दिया गया, और इसके अंदर भी कोई ना कोई टिश्यू स्पेसिफिक ये वाला प्रोमोटर और क्री इसकी साइड डाल दी गई। ओके, क्री क्या है यहाँ पे, क्री रिकॉम्बिनेंस है, और लॉक्स क्या है यहाँ पे, साइट है पर्टिकुलर। सो टिश्यू स्पेसिफिक क्री माउस फॉर्म होगा यहाँ पे, और फिर क्या होगा, जब भी हम लोग इसको कोई न ये किसके लिए यूज होता है, कोई ना कोई मेटल अगर एक्सप्रेस हो रहा है, मेटल अगर इसको एक्सपोज करेंगे, मेटल देंगे इसको माइस को, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो कंस्ट्रक्ट है वो एक्सप्रेस होने लग जाएगा, और टिश्यू स्पेसिफिक कोई ना कोई जीन नॉकआउट हो गया उसका हमें पता चल जाएगा। ओके, कि पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन इन्वेस्टिगेटर फाउंड दैट द सेल लाइन यूज्ड आर रेक ए माइनस माइनस। अगर रेक ए माइनस हुआ है यहाँ पे, तो व्हाट कुड बी द प्रोबेबल फाइंडिंग विच लेड हिम टू सच ऑब्जर्वेशन। तो इससे क्या पता चलेगा उसको, लॉस ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि रेक ए नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। उसके बाद शोइंग एबेरेंट ओल्ड मोर्फोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेल डेवलप्ड फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी, सेल वर एग्रीगेटिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एफर्ट टू प्रोड्यूस जीन नॉकआउट माइस ए जीन टारगेटेड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन वाज ट्राइड विद द एक्सोजीनस डीएनए कंटेनिंग नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। ओके, जो G418 रेजिस्टेंस होता है, और एक होता है थाइमिडिन काइनेज जीन्स, जो क्या कन्फर्म करता है, सेंसिटिविटी टू साइटोटॉक्सिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग गेनसाइक्लोवियर। ओके, इसके लिए सेंसिटिविटी शो करता है ये वाला जीन। If the neomycin resistance genes was inserted within the target gene in the exogenous DNA, and considering that both homologous and non-homologous recombination random integration is taking place, which one of the following statement is not correct about the possible outcome of the experiment। तो ये वाली तो सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमने अभी पढ़ी थी, तो इंफॉर्मेशन के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ये वाली इसमें क्या नोट करने वाली चीज है कि पूछ क्या रहे हैं, इसमें बहुत होमोलोगस और नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग हुई है, दोनों ही यहाँ पे हुआ है। ओके, तो फिर क्या होगा, सेल विद नॉन होमोलोगस इंसर्शन विल बी सेंसिटिव टू गेनसाइक्लोवियर। जो सेल के अंदर नॉन होमोलोगस इंसर्शन हुआ है वो सेंसिटिव होगी गेनसाइक्लोवियर के अगेंस्ट। उसके बाद नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल विल बी सेंसिटिव टूवर्ड्स G418 एंड रेजिस्टेंस टू गेनसाइक्लोवियर। और इसमें क्या पूछा, नॉट करेक्ट पूछा। ओके, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल क्या होगी, सेंसिटिव होगी G418 के, तो ये तो हमें पता है, और रेजिस्टेंट होगी गेनसाइक्लोविर के अंदर, क्योंकि थाइमिडीन काइनेज अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो गेनसाइक्लोविर के तो वो रेजिस्टेंस होगी, लेकिन सेंसिटिव किसके अगेंस्ट टुवर्ड्स होगी, G418 के, तो ये भी करेक्ट है बिल्कुल। उसके बाद होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन विल इंश्योर दैट सेल विल बी रेजिस्टेंट टू बोथ गेनसाइक्लोवियर एंड G418। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के अंदर ये पर्टिकुलर जीन जाके होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करेगा, और जो हमारा कंस्ट्रक्ट फॉर्म था वो उसके 3' होमोलॉजी से बाहर था थाइमिडिन काइनेज वाला जीन, तो वो तो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, तो गेन साइक्लोवेव के भी रेजिस्टेंस शो करेगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन G418 कंटेनिंग मीडिया बट विल बी सेंसिटिव टूवर्ड्स गेनसाइक्लोविर, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में तो दोनों के ही वो रेजिस्टेंस शो करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट while constructing knockout mice isolated mouse embryonic
stem cells and introduced and engineered DNA into the cell. तो अभी हम लोग जैसे वहां पे मैंने कंस्ट्रक्ट आपको बताया नहीं था, फिर भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का कंस्ट्रक्ट फॉर्म करते हैं. ओके, तो engineered DNA into the cell. However, none of the mice were transgenic. On checking the cells containing DNA construct, he found that he made mistake in constructing the DNA since the cells were resistant to ganciclovir but sensitive to G418. ओके, दोनों एक के तो रेजिस्टेंस है, इसका मतलब थाइमिडिन काइनेज वहां पे इंसर्ट हुआ है. ओके, और सेंसिटिव टू G418. Which of the following construct will be construct head भी. ओके, तो इसमें क्या होगा, अगर नियोमाइसिन इसके बीच में है, साइट ऑफ होमोलॉगी के बीच में नियोमाइसिन वाला रेजिस्टेंस वाला जीन गया है और थाइमिडिन काइनेज वाला बाहर है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, G418 के क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस शो होनी चाहिए और थाइमिडिन काइनेज की क्या होनी चाहिए, सेंसिटिविटी शो होनी चाहिए. तो इसमें क्या बोला है इसने कि गेनसाइक्लोवियर के तो रेजिस्टेंस है और सेंसिटिविटी टुवर्ड्स G418, तो ऐसा कुछ नहीं हो, या ये वाला नहीं हो सकता. तो इसमें क्या होगा, अगर नियोमाइसिन रेजिस्टेंस वाला जीन अगर हमारे इस वाले कंस्ट्रक्ट के अंदर नहीं आया, तभी जाके वो G418 के सेंसिटिविटी शो कर रहा है. तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है कंस्ट्रक्ट, इसमें यहाँ दिख रहा है. अगर थाइमिडिन काइनेज बीच में आ जाता तो फिर क्या होगा, इसके भी ये क्या होता है, सेंसिटिव होता. लेकिन थाइमिडिन काइनेज और नियोमाइसिन रेजिस्टेंस दोनों ही बाहर होंगे, तब जाके इसमें क्या होगा, इस टाइप की कंडीशन शो होगी. तो इस टाइप का कंस्ट्रक्ट हमें थर्ड नंबर वाला दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. बिकॉज नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन अगर यहाँ पे आता, हमारे जो कंस्ट्रक्ट फॉर्म किया हमने डिजायर्ड जीन के अंदर, तो फिर क्या होता, G418 के रेजिस्टेंस शो करता और थाइमिडिन काइनेज के वो क्या करता, रेजिस्टेंस शो करता अगर थाइमिडिन काइनेज बाहर है तो. लेकिन थाइमिडिन काइनेज अगर अंदर आ गया तो वो उसके भी सेंसिटिविटी शो करेगा. तो आंसर नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, in the following diagram, segment A and C are copies of 10 base pair repeats DNA sequences flanking a unique stretch shown as B. A and C are in inverted orientation as indicated as arrow. ये inverted orientation के अंदर है और ये कोई क्या है, साइड सीक्वेंसेस है. उसके बाद क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड सी लीड्स टू विच इवेंट. तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ही क्या है, इन्वर्टेड रिपीट्स है कोई, और ये हमारा डिजायर्ड जीन होना चाहिए. तो कंप्लीट रीजन एनकम्पासिंग ए टू सी विल बी इन्वर्टेड, ऐसा नहीं होगा. उसके बाद ओनली ए एंड बी विल बी इन्वर्टेड, ए एंड सी इन्वर्टेड है. ओके, सॉरी, बी जीन क्या होगा यहाँ पे, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि ये तो सीक्वेंस है, इन्वर्टेड रिपीट्स है. ओके, सो ओनली बी विल बी इन्वर्टेड. तो जो हमारा डिजायर्ड जीन होगा वो क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका स्पेसिफिक जो फंक्शन होगा वो वहां से नॉकआउट हो जाएगा. ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, करेक्ट आंसर. Next question is, a student was asked to design a knockout cassette for specifically deleting the P53 gene from the prostate gland of mice. Which one of the following pair of cassettes will ensure deletion of the gene? तो कौन सी ऐसा कैसेट है जो डिलीशन को इंश्योर करेगी. सो हमारा जो P53 जीन है वो हमारे जो इन्वर्टेड रिपीट्स हैं उसके बीच में आना चाहिए, और यहाँ पे कोई ना कोई ये क्या है, हमारा टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर है, और ये क्या है, क्रीज साइट है. ओके, तो ये फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्ट बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पे जीन को ही यहाँ पे दे दिया. ओके, तो जीन तो यहाँ आ ही नहीं सकता. उसके बाद टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर है, क्री है, ये भी यहाँ तक करेक्ट है. उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस टाइप की रिपीट्स आ गई, और इसमें क्या दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिलीट हुआ है. ओके, अगर डिलीशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट रिपीट होनी चाहिए, और अगर इन्वर्जन होना होता तो हमारा थर्ड वाला ये वाला कैसेट भी बिल्कुल करेक्ट होता, अगर इन्वर्जन होना होता इस जीन का तो. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, डिलीट हुआ है पूरा जीन, इस वजह से फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
In order to create an animal whose prostate gland is devoid of the p53 gene, engineered animals were created by cloning specifically designed knockout cassettes. Identify the most appropriate cassette recombination for creating the knockout animal by breeding. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉकआउट एनिमल बाय ब्रीडिंग। तो ये क्या है, कोई हमारा प्रोमोटर है, उसके बाद ये साइट है, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, और ये हमारे क्या है, रिपीट्स प्रेजेंट है, तो ये डायरेक्ट रिपीट है। अब यहाँ पे तो सारे कंस्ट्रक्ट बिल्कुल रॉन्ग दे रखे हैं, रिपीट को यहाँ साथ में दे दिया, कोई जीन ही नहीं है प्रेजेंट, तो ये वाले सारे कंस्ट्रक्ट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। और MMTV क्या है, माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस प्रोमोटर है, ये स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर यूज करना होता है इसमें, टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर के लिए। ओके, तो फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a transgenic mice line, LOXP sites are introduced in the target gene A in the following manner। तो ये क्या है, LOXP साइट है, और एक्सोन 2 क्या है, हमारा जीन है, और ये प्रोमोटर है। तो उसके बाद क्या हुआ, दिस ट्रांसजेनिक माइस लाइन वॉज मेटेड विद अनदर ट्रांसजेनिक माइस लाइन where Cre recombinase is expressed only in B cell। ओके, Cre recombinase एक्सप्रेस हो रहा है B सेल के अंदर। उसके बाद what will be the expression profile of gene A in Cre-Lox recombinant mice। तो gene will not be expressed in B cell as orientation of axon first will be inverted by Cre। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन तो कहीं दे ही नहीं रखी है। उसके बाद gene will not be expressed in B cell, एक्सोन 2 विल बी डिलीटेड बाय क्री। तो एक्सोन 2 यहाँ पे डिलीट हो सकता है, बिकॉज ये क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको डिलीट करना है, और ये हमारी साइट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो भी जीन आएगा उसका या तो डिलीशन होगा, या फिर क्या होगा, उसका इन्वर्जन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, Cre-Lox P system is used by phase 1 P1 to remove terminally redundant sequences that arise during packaging of fast DNA। Cre-Lox system can be used to create targeted deletion, insertion or inversion in genomes of the transgenic animal and plants। Okay, ये information दे रखी है। Consider a series of genetic marker A to K, ये कोई genetic marker है। How should the LOXP sites be positioned in order to pre-recombinase can create an inversion in the EFG। ये क्या है, हमारे जो जीन है EFG, उसके अंदर इन्वर्जन कौन सी कंडीशन में होगा, तो इन्वर्जन कब होगा, जब इसमें इन्वर्टेड रिपीट प्रेजेंट रहेगी। ओके, तो यहाँ पे EFG जीन तो हमारा इसके कंस्ट्रक्ट के अंदर ही है, लेकिन ये जो साइट है ये क्या है, हमारी डायरेक्ट रिपीट्स है। तो डायरेक्ट रिपीट में या तो डिलीशन होता है या फिर इंसर्शन होता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद इसमें काफी सारे जीन आ गए, डी भी यहाँ साथ में आ गए, तो ये तो रॉन्ग ही है। उसके बाद EFG हो रहा है, ये भी वापस से डायरेक्ट रिपीट दे रही है, तो ये इस वजह से रॉन्ग हो गया। सो सी ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर जीन भी EFG दे रखे हैं और रिपीट क्या है यहाँ पे, inverted repeats है। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन प्रिसाइज DNA rearrangement which is limited to specific sequences the enzyme that are important to carry out the processes are। तो इसमें कौन से एंजाइम्स यूज होंगे, एक तो जो कट कर रहा था, ओके, न्यूक्लियस एंजाइम हो सकता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और एक वहां पे वापस से लाइगेशन कर रहा था। ओके, तो कौन से एंजाइम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस और लाइगेज। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू जनरेट ए नॉक इन और नॉकआउट माउस। इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। इट इज एसेंशियल टू यूज एंटीबायोटिक सिलेक्शन टू सेलेक्ट द स्टेम सेल दैट हैव putatively integrated the construct accurately। Each construct will have 5 homology arm and 3 homology arm to help in homologous recombination। Okay, तो जैसा कि मैंने बताया था, होमोलॉगी आर्म वहां पे क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है।
So a positive antibiotic selection cassettes and a negative antibiotic selection cassettes are also used. Negative selection cassettes help in deselection of non-homologous recombination stem cells and choose one statement indicate below that reflect the correct position of negative selection cassette. तो negative selection cassette के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, जो थाइमिडीन काइनेज का यूज कर रहे थे जीन का, वो कहाँ पे था, होमोलॉजी सीक्वेंस के बाहर की साइड, 3 प्राइम जो होमोलॉजी सीक्वेंस थी उसके बाहर की साइड प्रेजेंट था। ओके, तो नेगेटिव सिलेक्शन कैसेट इज सप्लाइड इन द सेपरेट कंस्ट्रक्ट, तो सेपरेट कंस्ट्रक्ट के अंदर नहीं था, वो सेम कंस्ट्रक्ट के अंदर ही था। Then negative selection cassette is placed between the two homology arm, टू होमोलॉगी आर्म के बीच में तो हमारा पर्टिकुलर जीन जो क्या होता है, पॉजिटिव सिलेक्शन वाला जीन होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव सिलेक्शन कैसेट इज प्लेस्ड 3 प्राइम टू 3 प्राइम होमोलॉगी आर्म, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 प्राइम से जो 3 प्राइम एंड था उसके बीच में कोई ना कोई हम लोग नेगेटिव सिलेक्शन वाला जीन कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द correct answer. Next question is, the following cassette was designed to create estrogen receptor knockout mice. Okay, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर नॉकआउट माइस के लिए कोई ना कोई इस तरह का जीन कंस्ट्रक्ट यूज किया गया। सॉरी, देन एसओएच क्या है यहाँ पे, साइट ऑफ होमोलॉजी, और जीओआई क्या है यहाँ पे, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सो ये जो साइट ऑफ होमोलॉजी प्रेजेंट है उसके बीच में क्या होगा हमारा, एक तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन होगा, एक क्या होगा हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, और थाइमिडीन काइनेज क्या होगा, ये 3 प्राइम होमोलॉजी सीक्वेंस है और 3 प्राइम एंड है, इसके बीच में क्या होगा, नेगेटिव सिलेक्शन वाला जीन थाइमिडीन काइनेज। सो व्हाट वुड एंश्योर दैट प्रॉपर रिकॉम्बिनेशन हैज टेक प्लेस, तो प्रॉपर रिकॉम्बिनेशन को कौन एंश्योर करेगा यहाँ पे, cells survive when cultured in presence of only G418, इसको इंश्योर, ये इंश्योर नहीं करेगा। उसके बाद cells survive when cultured in presence of G418 followed by ganciclovir, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए G418 जिसको केनामाइसिन के अंदर करेंगे उसको कल्चर, और उसके बाद गेंसाइक्लोविर के अंदर करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, construction of knockout mice may be performed using a Krylov system. Eventually, the Cre recombinase of the bacteriophage P1 mediates site-specific recombination at a 34 base pair sequence. Logs P from the following statement. Choose the incorrect event. तो यहाँ पे इनकरेक्ट इवेंट देखना है हमें, द अल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोमल कॉपी ऑफ द टारगेट जीन रिक्वायर्ड ए गाइड आरएनए, ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया क्योंकि क्रीलॉग सिस्टम के अंदर कोई भी गाइड आरएनए की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद द लॉग्स पी कंटेनिंग माइस शुड नॉट एक्सप्रेस क्री रिकॉम्बिनेज प्रायर टू मेटिंग, ये सारे स्टेटमेंट्स क्या है हमारे करेक्ट है, आप लोग इसको रीड करना जरूर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर फ्री रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन डीएनए इज अकम्प्लिश्ड बाय, तो एरर फ्री रिपेयर कौन सा है, जो भी डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर, तो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के बारे में हमने अभी लास्ट कुछ वीडियो के पहले ही देखा था। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग जो होता है, क्वेश्चंस डिस्कस करते टाइम हमने देखा था कि जो इस टाइप का NHE जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, एरर प्रोन रिपेयर सिस्टम होता है ये वाला, क्योंकि इसमें अगर हम लोग किसी चीज को रिपेयर कर रहे हैं तो उसके बाद भी यहाँ पे डिलीशन और डुप्लीकेशन मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ और एरर होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग को एरर प्रोन रिपेयर सिस्टम बोला जाता है। ओके, और बेस एक्सट्रूशन रिपेयर और मिसमैच रिपेयर तो सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।